सीमा को अभी अपने ससुराल में आए कुछ ही दिन हुए थे। उसने अभी तक सही से अपने घर वालों को जाना समझा भी नहीं था कि उसे पता चलता है कि घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। बहू, रोहित से बोलकर मैंने सब्जियां मंगवा दी है और राशन भी भरवा दिया है। कल तेरे दूर के चाचा जी और चाची जी आ रहे हैं। वो दोनों ना खाने पीने के बहुत शौकीन है, गांव से आ रहे हैं, तो उनका अच्छे से ख्याल रखना। अगर उन्हें कुछ भी कमी नज़र आई तो पूरे गांव में शोर मचा देंगे कि उमा बहू भी लाई तो ऐसी लाई जिसे कुछ करना ही नहीं आता। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है और मेरी माँ ने मुझे घर के सारे काम सिखाए हैं। मैं कोई कमी नहीं होने दूंगी उनके स्वागत में। सीमा ये सोचकर निश्चिंत थी कि उसे तो घर के सारे काम आते हैं, वो घर आए मेहमानों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगी। पर रोहित के दूर के चाचा चाची ऐसे इंसान थे जिन्हें हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल था। अब क्या था, अगले ही दिन रोहित के चाचा ओम प्रकाश अपनी वाइफ फूलमती देवी के साथ घर आ जाते हैं। अरे भाभी जी, हम तो यहाँ आपकी बहू से मिलने आए हैं, 1-2 घंटे में चले जाएंगे। ज़रा आप अपनी बहू को बुलाइए, आपसे मिलना जुलना होता रहता है। अरे मेरे मिसेस तो स्पेशली बहू से मिलने आई है, वरना आप तो जानती है ना मेरी मिसेस दूर की यात्रा नहीं कर पाती है। देवर जी, मैं सब जानती हूँ, पर मुझे तो खुशी इस बात की है कि बहू से ही मिलने के लिए आप दोनों मेरे साथ घर तो आए। अभी बुलाती हूँ बहू को। उमा सीमा को बुलाती है। सीमा अपने हाथों में पानी का ग्लास ले आती है और पानी देकर सबसे पहले अपने चाचा ससुर और चाची सास के पैर छूती है। पर तभी ओम प्रकाश हंसते हुए सीमा को टॉन्ट मारता है। उमा भाभी, शहर की बहू लाई हो तुम, तभी तो बहू ससुर के सामने सूट सलवार में आ गई। पैर छुए, पानी दिया, पर एक बार नहीं पूछा कि ससुर जी चाय लोगे या कॉफ़ी। अरे क्या देवर जी, आप अभी अभी तो आए हैं, थोड़ा बैठिए, हवा लीजिए, सांस लीजिए। चाय पानी नाश्ता सब मिल जाएगा। वैसे भी मेरी बहू को अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिला है। अगर ऐसी बात है भाभी जी, तो अब हम थोड़ा रुक कर जाएंगे। आखिर बहुरिया इतना अच्छा खाना बनाती है तो एक बार बहुरिया के हाथों का खाना खा लेते हैं, क्या जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। घर आए मेहमानों का ऐसा रवैया देखकर सीमा को बहुत अजीब लगता है। वो रसोई में जाती है। उमा समझ जाती है कि उसके देवर देवरानी के आने से सीमा को प्रॉब्लम हो गई है। अब वो सीमा से बात करने के लिए रसोई में जाती है। सीमा बहू, तेरे चाचा ससुर और चाची सास गांव के रहने वाले हैं, बताया था ना मैंने तुझे। उनकी बातों को ना अनसुना करते, और अब जब उन्होंने कह दिया है कि वो खाना खा कर जाएंगे तो तू खाने की तैयारी कर ले। माँ जी, माफ़ करना, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर आपके देवर देवरानी सच में बहुत अजीब है। आते ही इस तरह की बात कौन करता है, और मुंह खोलकर खाना कौन मांगता है? हमने तो उन्हें रोका भी नहीं और वो खुद रुकने का बहाना ढूंढने लगी। बहू, मैं जानती हूँ उन्हें, मैं खुद ना परेशान हो जाती हूँ इन दोनों से। पता नहीं ये दोनों बिन बुलाए बारातियों की तरह क्यों आ जाते हैं हर बार मेरे घर पर। अब क्या कर सकते हैं, जाने को कह भी तो नहीं सकते ना। कुछ ही घंटे की बात है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। उमा सीमा को समझाकर एक बार फिर अपने देवर देवरानी के पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ वो उनसे बात करती है और सीमा खाने की तैयारी। ओम प्रकाश को और उसकी बीवी को घर में आए 2 घंटे हो चुके थे। चाय नाश्ते के बाद उन्हें कुछ मिला नहीं, जिस वजह से हंसते हुए एक बार फिर ओम प्रकाश अपनी भाभी से कहता है। वैसे भाभी, शहरी बहू लाकर आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको ना गांव की लड़की देखनी चाहिए थी रोहित बेटा के लिए। क्यों देवर जी, आखिर मेरी बहू में कमी क्या है? मेरी बहू तो बहुत ही सुंदर और संस्कारी है। अरे भाभी जी, आप क्या कह रही हैं? इतनी तारीफ करना सही नहीं है, ऐसे तो बहू सर पर चढ़ जाती है। बहू को जितना डांट कर रखा जाए उतना अच्छा है, और आपकी बहू तो डांट खाने के लायक ही है। मेरी बहू ने गलती की क्या है जो उसे मैं खरी खोटी सुनाऊं? भाभी, हम कुछ कहना तो नहीं चाहते, पर देखो ना, अब जब आप अकेली थी इस घर में तो हमारे आने पर हमारा स्वागत कितने अच्छे से करती थी। हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाने को देती थी, हमारे साथ बैठकर बातें भी करती थी। पर आपकी बहू जो मुंह बनाकर रसोई में घुसी,
उसके बाद तो उसने अपना सुंदर चेहरा ही नहीं दिखाया। आप लोग मेरी बहू से मिलने के लिए पहली बार आए हैं और आते ही आप लोगों ने उसे ताने दे दिए। बस मेरी बहू अपनी गलती सुधारने के लिए आप लोगों के लिए 56 भोग बना रही है ताकि आप उसके हाथों का स्वादिष्ट खाना खाकर सो सके। भाभी 56 भोग खाने का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। आजकल शहर की बहुएं ऐसा खाना कहाँ बना पाती है। अच्छा, खाने पर हम पहली बार आए हैं और वो खाना बना रही है तो अब हम खा ही लेंगे, वरना बहू को बुरा लगेगा, है ना। अपने देवर और देवरानी की बातें सुनकर उमा भी परेशान हो जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। सीमा सभी के लिए खाना लगाती है। अरे वाह भाभी, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है। आहा, खुशबू से तो लग रहा है कि मेरी नाक ही फट जाएगी। मेरा मतलब है खाना बना और खुशबू ना आए। अब एकदम से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, तो लगा शायद बहू ने ठीक ठाक खाना बना ही लिया होगा। चाची जी, आपको खाने में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप एक बार खाकर तो देखिए। खाना बनाने में मैंने महारत हासिल की है। राम राम राम, भाभी जी कैसी बहू है आपकी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही है। माफ़ कीजिएगा चाचा जी, मैंने शायद कुछ गलत कह दिया। आप लोग खाइए ना खाना। अरे छोड़िए ना, आप ही बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं। अब बहू शहर की है और शहर की बहुओं के अंदर कहाँ इतने गुण और संस्कार होते हैं। उसने तो हमारे लिए खाना बनाया, यही हम पर एहसान किया है। क्यों भाभी? इतना बोलकर सीमा के दूर के चाचा चाची खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। पर सीमा को उनकी बात का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब से सीमा के ये दूर के चाचा चाची आए थे तब से वो सीमा को खरी खोटी सुनाए जा रहे थे और उसके हर काम में कमियां निकाल रहे थे। पर सीमा कुछ नहीं कहती, ये सोचकर कि बस कुछ ही देर की तो बात है। और कुछ देर बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं। खाने के बाद उमा अपने देवर देवरानी से कहती है, तो कैसा लगा मेरी बहू का हाथ का खाना? उम्मीद है गांव जाकर अब आप मेरी बहू की बुराई नहीं करेंगे। बस आपकी ट्रेन कितने बजे की है? कब निकल रहे हैं आप यहाँ से? अरे भाभी, हम तो बस से जाने वाले हैं, ट्रेन की तो आज तक शक्ल भी नहीं देखी। और वैसे बिना खाना खाकर बहुत नींद आ रही है, सोच रहे कि कल सुबह ही जाए। हाँ भाभी, मेरी बिना अब जाने की हिम्मत नहीं हो रही। दिल तो कर रहा यहाँ फर्श पर ही फैल जाऊँ, पर क्या करूँ, इस घर की मेहमान हूँ ना। रूम में जाकर ही सोना पड़ेगा। बहू ज़रा हमारा बिस्तरा तो लगा दो। जी चाचा जी, जी चाची जी, अभी लगा देती हूँ। और अगर कल सुबह का भी मेरे हाथ का खाना अच्छा लगे तो एक दिन और रुक जाना। पता नहीं कैसे रिश्तेदार हैं। हे भगवान, ऐसे रिश्तेदारों से मुझे फिर कभी मत मिलवाना और इन्हें जल्दी से यहाँ से भगाओ ना भगवान। सीमा अपना गुस्सा निकाल नहीं पाती और मुंह बनाकर अपने चाचा चाची के लिए बिस्तर लगाने लगती है। ये सब देखकर उमा समझ जाती है कि सीमा इन दूर के रिश्तेदारों से काफ़ी परेशान हो चुकी है। पर बेचारी उमा भी क्या करती, आखिर उसके घर वो दोनों इतने दिनों बाद आए थे, इसलिए उनकी खातिरदारी तो करनी ही थी। उमा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी बहू को ही समझा देती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो सीमा के चाचा ससुर और चाची सास अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठते हैं, पर उमा दरवाजे में ही खड़ी थी उनका सामान लेकर और कहने लगी, आप जल्दी कीजिए, आपकी बस की टिकट बुक करवा दी है, कहीं बस निकल ना जाइए। चलिए चलिए आइए। अरे पर भाभी वो चाय। अरे वो सारा बंदोबस्त कर दिया है, गांव में कह दिया है, वो सब रेडी रखेंगे। चलिए चलिए निकलिए। और इस तरह चाचा चाची को उमा जी विदाई दे ही देती है। और ये देखकर सीमा अपनी सास के गले लग जाती है। रघुवीर जी के 2 बेटे थे, एक का नाम था अजीत और दूसरे का नाम था कमल। अजीत रघुवीर जी का बड़ा बेटा था। रघुवीर जी की पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने यशोदा नाम की औरत से शादी की और उनका बेटा कमल पैदा हुआ। पिताजी, मैं फैक्ट्री की तरफ जा रहा हूँ। कमल शायद अभी तक सो रहा है, अगर वो जाग जाए तो उसे भी फैक्ट्री भेज देना। अरे बेटा, तुम तो जानते हो कमल कितना आलसी है, उसका काम काज में बिल्कुल मन नहीं लगता। आप तो हमेशा मेरे बेटे की बुराई ही करते रहते हो। आपको तो बस अपना बेटा अजीत ही प्यारा लगता है ना। देखो, ऐसी बात नहीं है यशोदा, जैसे अजीत मेरा बेटा है वैसे कमल भी तो मेरा बेटा है। अरे रहने दीजिए, कमल को तो आप अपना सौतेला बेटा मानते हैं।
और अजीत भी उससे सौतेले भाई की तरह ही तो व्यवहार करता है। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कमल को सौतेला नहीं समझता। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो फैक्ट्री आकर काम करे। अभी उम्र ही क्या है मेरे कमल की, सिर्फ 20 साल का है। अगर अभी से काम करने में लग जाएगा फिर अपनी जिंदगी कब जिएगा? लेकिन माँ, अगर वो अभी से काम धंधा करना सीख गया तो उसकी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। सिर्फ इसीलिए मैं उसे काम करने के लिए कहता रहता हूँ। अरे रहने दो। मेरे बेटे के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। खुद संभाल लूंगी मैं। अजीत वहाँ से फैक्ट्री चला जाता है। थोड़ी देर बाद कमल नींद से उठकर अपनी माँ और पापा के पास आता है। कमल बेटा, ये कोई सोकर उठने का वक्त है? देखो तो घड़ी में पूरे 10 बज चुके हैं। रहने दीजिए पापा, अब आपकी उम्र हो चली है। आपको तो ठीक से नींद भी नहीं आती। कम से कम मुझे तो सोने दीजिए। मेरा राजा बेटा सोकर उठ गया। चल अब जल्दी से मुंह धोकर आ, मैं तेरे लिए नाश्ता बना कर देती हूँ। देखो यशोदा, कमल कोई छोटा बच्चा नहीं है, पूरे 20 साल का हो चुका है। तुम अगर उसे इसी तरह रखोगी तो वो जिंदगी में कभी काम नहीं कर पाएगा। जब देखो तब मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। सौतेला है इसीलिए ना। अरे जाने दो ना माँ, पापा और अजीत भैया को तो मेरे पीछे पड़े रहने की आदत पड़ गई है। वैसे माँ, आप मेरे लिए नाश्ता मत बनाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ कुछ खा लूंगा। अरे बेटा, ये क्या बात हुई? तुम्हारी माँ कह रही है ना कि वो तुम्हारे लिए नाश्ता बना देगी। लेकिन पापा, मुझे घर का नाश्ता नहीं करना है और मैं अपनी बाइक लेकर अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। इतना कहकर कमल घर से बाहर चला जाता है। शाम को जब अजीत फैक्ट्री से लौट कर आता है तो देखता है कि कमल घर पर नहीं था। घर में सब लोग परेशान थे। रात होने आई थी लेकिन कमल अभी तक घर लौट कर नहीं आया था। न जाने मेरा बच्चा कहाँ गया होगा। रात के 8 बज गए हैं, सुबह का घर से निकला है। और छूट दो ना अपने लाडले को। कितनी बार कहा मैंने कि उसे जरा काबू में रखा करो। कोई बात नहीं पापा, मैं कमल को ढूंढ कर ले आता हूँ। यही कहीं होगा अपने दोस्तों के साथ। कुछ देर बाद अजीत कमल को अपने साथ लेकर आता है। कमल पूरी तरह से शराब के नशे में था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अरे माँ, क्यों अजीत भैया को मुझे लेने भेज दिया? मुझे घर नहीं आना था। देखो ना, ये मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले आए। ये क्या कमल, शराब पी रखी है तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत! रहने दीजिए पापा, अभी उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अभी वो नशे की हालत में है। हम कल सुबह बात करेंगे। अगली सुबह जैसे ही घर में सब लोग सोकर उठते हैं, कमल भी उठकर बाहर आता है और इससे पहले कि रघुवीर जी उससे कुछ पूछ पाते, उनके दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। अजीत दरवाजा खोलने जाता है और पुलिस को सामने देखकर घबरा जाता है। कमल का घर यही है? जी हाँ, कमल मेरा भाई है, यहीं पर रहता है। पर हुआ क्या है इंस्पेक्टर साहब? आपके भाई ने कल रात नशे की हालत में कुछ लड़कों के साथ बहुत झगड़ा किया है। एक लड़के का सर फोड़ दिया। उसकी हालत बहुत गंभीर है। हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। माना कि मेरे भाई ने शराब पी थी, लेकिन वो इस तरह किसी का सर नहीं फोड़ सकता। अरे मेरा बेटा तो बहुत मासूम है, बेचारा कुछ नहीं समझता। सारा दिन फैक्ट्री में काम करता है या फिर पढ़ाई करता है। इंस्पेक्टर साहब, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। बुलाइए अपने बेटे को, हमें उससे पूछताछ करनी है। जी बताइए। कल रात को तुमने शराब पी थी और चौराहे पर लड़कों के साथ झगड़ा किया? नहीं तो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। कल रात मेरे भाई ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और इसे बिल्कुल भी होश नहीं था। अजीत की बात सुनने के बाद पुलिस कमल को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। उसके जाने के बाद, आखिर तूने अपने सौतेले होने का रंग दिखा दिया ना। अरे मैं तो पहले से जानती थी कि तू कभी मेरे बेटे का भला कर ही नहीं सकता। अजीत ने जो कुछ भी कहा वो सही तो कहा है। अगर हम झूठ बोलते तो कमल और ज्यादा फंस जाता। माँ, मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा। कल रात को आपने देखा नहीं,
कमल कितनी ज्यादा शराब पीकर घर आया था। तुम ना मुझे माँ मत कहो। मेरे सगे बेटे को जेल की सलाखों के पीछे डलवा दिया। अरे मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है अब से। सौतेला भाई सौतेला ही होता है और ये बात आज तुमने साबित कर दी। माँ अब गलत समझ रही हैं। मैं जानता हूँ कमल ने कुछ नहीं किया और इस बात का सबूत भी मेरे पास है। पहले अपने भाई को गिरफ्तार करवाते हो और उसके बाद ये सब बातें। रहने दो अजीत, और आज की बाद मुझे माँ कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, समझे? पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? अजीत कह रहा है ना कि वो कमल को बचा लेगा। अरे तेरे जैसा सौतेला भाई भगवान किसी को ना दे। तूने मेरे मासूम बच्चे को जेल भिजवाया। अरे कभी माफ नहीं करूंगी तुझे। अगले दिन अजीत पुलिस थाने जाकर पुलिस इंस्पेक्टर से बात करता है और उनसे कमल को छोड़ देने के लिए कहता है। पुलिस इंस्पेक्टर कमल को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ये देखकर अजीत को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। वहाँ चौराहे पर जो कुछ भी हुआ वो कमल ने नहीं बल्कि मैंने किया था। अच्छी तरह जानता हूँ तुम अपने भाई को बचाने के लिए ये सब कर रहे हो ना? अब नहीं साहब, कल जब मैं अपने भाई को ढूंढते हुए चौराहे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ लड़के कमल को परेशान कर रहे थे और उन्होंने जबरदस्ती कमल को शराब भी पिला दी। यही देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें दूर हटाने के लिए पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसमें कमल की कोई गलती नहीं है साहब। अच्छा हुआ तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हम तुम्हारे भाई को छोड़ देते हैं, लेकिन अब तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। जी इंस्पेक्टर साहब। इसके बाद अजीत को गिरफ्तार कर लिया गया और कमल सही सलामत घर पहुंच गया। मैं ना कहती थी, मेरा कमल ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अरे सारी गलती उस अजीत की थी। बेकार में ही मेरे बेटे को पूरी एक रात जेल में रहना पड़ा। पता है माँ, मुझे कितनी परेशानी हुई थी जेल में। ऐसी जगह मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मेरा प्यारा बच्चा। देख कमल बेटा, अच्छा मौका है। अजीत जेल में पड़ा हुआ है, यही सही वक्त है। तू इस फैक्ट्री को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले ले। अरे उस अजीत का क्या है, उसे जेल में चक्की पीसने दे। वैसे भी तेरा सौतेला भाई है। लेकिन माँ, आप जानती नहीं कि भाई ने सारा इल्जाम अपने ऊपर लेकर मुझे जेल से छुड़वाया है। हैं? ये क्या कह रहा है तू? क्या सच में ऐसा हुआ है बेटा? कमल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सबूत इकट्ठा करता है और फिर अजीत को जेल से छुड़वाकर घर ले आता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा घर लौट कर आ गया। मुझे माफ कर दो अजीत, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। मुझे लगता था कि तुम कमल के साथ सौतेला व्यवहार करते हो क्योंकि वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम उसके लिए सगे भाई से भी बढ़कर हो। कोई बात नहीं माँ, मैंने जो कुछ भी किया अपने छोटे भाई के भले के लिए किया, और देखिए ना, उसने भी तो मुझे जेल से छुड़वाया है। रघुवीर जी और यशोदा अपने दोनों बेटों को एक दूसरे के साथ देखकर बहुत खुश थे। आज रघुवीर जी समझ चुके थे कि अब कमल और यशोदा के मन से सौतेले भाई वाली बात पूरी तरह निकल चुकी है। एक दिन सुरेश कहता है, भाई महेश, कल मुझे अपने काका के यहाँ जाना है, तेरी मोटरसाइकिल चाहिए थी। अरे ठीक है ना दोस्त, ले जा तू, मैं ऑफिस टैक्सी से चला जाऊंगा। अच्छा, पेट्रोल तो है ना गाड़ी में? हाँ हाँ, कल ही फुल टैंक करवाया है। ठीक है भाई। रमेश और सुरेश बचपन के दोस्त थे। दोनों बचपन से हमेशा साथ रहे, लेकिन जहाँ एक तरफ रमेश खूब पढ़ाई करता है, मेहनत करता है और अच्छी जॉब करने लगता है, वहीं मस्त मौला रहने वाले सुरेश ने ना पढ़ाई पर ध्यान दिया ना नौकरी पर। इसलिए हर चीज़ के लिए वो रमेश से मदद मांगता और रमेश भी बिना सोचे समझे अपने दोस्त की पूरी मदद करता। सुरेश, आज तू काम पर नहीं गया? अरे यार, तुझे बताना ही भूल गया, वो नौकरी मैंने छोड़ दी। अरे लेकिन क्यों? इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ दी? अरे नौकरी तो ठीक ही थी, लेकिन वो बॉस और मेरे बीच ना रोज कहासुनी होती रहती थी, तो छोड़ दी। चल अच्छा, कोई ना, मैं तेरे लिए अपने ऑफिस में बात करता हूँ। यहाँ कुछ वैकेंसीज है। वो बात तो तू बाद में करते रहना, फिलहाल यार मुझे पैसों की बड़ी ज़रूरत है, थोड़े पैसे दे देना। हाँ हाँ, ले ले, और ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन लगा देना, ठीक है?
ठीक है भाई, शाम को मिलते हैं। रमेश दोस्ती निभाने में कभी पीछे नहीं हटता। सुरेश इसी बात का फायदा उठाने लगा। वो कभी घर का किराया, कभी जेब खर्च, तो कभी पार्टी मनाने के लिए रमेश से पैसे मांगता, या कभी उसकी बाइक ले जाता तो कभी कपड़े। तुझे ना कल पार्टी में आना चाहिए था, बड़ा मजा आया। ऑफिस में बहुत काम था यार। तुझे पैसे तो मिल गए थे ना? मैंने तेरे बैंक अकाउंट में जमा किए थे। अरे मिल गए थे तभी तो पार्टी हुई। चल अब बातें बंद कर और जल्दी से कुछ खाने का ऑर्डर कर दे, बड़ी भूख लगी है। अभी करता हूँ। रमेश के पैसों पर सुरेश की जिंदगी ऐश से गुजर रही थी। तभी एक दिन रमेश ने सुरेश को मिलने के लिए बुलाया। क्या बात है भाई, मुझे अचानक क्यों बुलाया? मेरे पास ना तेरे लिए 2 खुशखबरियाँ हैं। अरे वाह, जल्दी जल्दी सुना यार। पहली खुशखबरी तो ये कि मैंने तेरे लिए नई नौकरी ढूंढ ली है, पहले से ज़्यादा सैलरी और बड़ी पोस्ट भी। अच्छा, ये छोड़, दूसरी खुशखबरी बताओ। दूसरी खबर ये कि मैं शादी कर रहा हूँ। क्या शादी? ये कैसे हुआ? अरे बुआ जी ने अच्छा रिश्ता बताया, मुझे लड़की भी पसंद आई तो मैंने हाँ कर दिया। लेकिन शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? अब सैलरी भी बढ़ गई है, अपना घर भी बना लिया है, तो शादी करने का सही समय यही तो है। मेरी मान तो तू भी लड़की ढूंढना शुरू कर दे। शादी कर लेगा तो तेरे पैर भी टिक जाएंगे घर में। अरे रहने दे, तू ही कर शादी, मुझे नहीं होना इतनी जल्दी कैद। रमेश की खुशखबरी सुरेश को बुरी खबर लग रही थी। एक तरफ तो नौकरी लगने से उसकी अय्याशियां बंद हो जाएगी, और दूसरी तरफ रमेश की शादी हो गई तो सुरेश का इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। सुरेश, ये है तुम्हारी भाभी शीतल, और शीतल, ये है मेरा सबसे खास दोस्त सुरेश। वेलकम भाभी। थैंक यू सुरेश भैया, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। बुराई तो नहीं की ना रमेश ने? नहीं, बस आपकी दोस्ती के किस्से सुनाते रहते हैं। ओह अच्छा। वैसे रमेश, तेरी शादी में आने जाने का बहुत खर्चा हो गया यार, ज़रा 3,000 रुपये तो देना। हाँ भाई, अभी दे देता हूँ। शीतल को सुरेश का ऐसे पैसे मांगना अजीब लगता है। तब तो वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन धीरे धीरे सुरेश की इस आदत से वो चिढ़ने लगती है। अरे आप रिक्शा से घर आए? बाइक खराब हो गई है क्या? अरे नहीं, वो सुरेश को कहीं जाना था तो वो ले गया। आज फिर से? मैंने तो सोचा था कि आज खाना खा के आइसक्रीम खाने चलेंगे। अरे कोई बात नहीं, हम कल चले जाएंगे। आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन सुरेश भैया का रोज रोज गाड़ी मांगना, आपसे पैसे लेना कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया? वो मेरा बचपन का दोस्त है शीतल, उसे जब भी ज़रूरत हो तो उसकी मदद तो मैं करूँगा ही ना। दोस्त की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन क्या वो आपको बाद में पैसे लौटाते हैं? अरे मैं मांगता ही नहीं, मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो थोड़ा बहुत ले ले तो। चलिए, ये बात भी मान ली, लेकिन क्या कभी उन्होंने आपकी मदद की? मुझे मदद की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं, और तुम मुझे मेरे दोस्त के खिलाफ भड़का क्यों रही हो? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बचपन का दोस्त है। देखिए, मेरा ये मकसद नहीं था, मुझे बस लगा तो कहा, और आपको अच्छा नहीं लगा तो आज के बाद मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। लेकिन आप पर ऐसे निर्भर रहना सुरेश भैया के लिए भी गलत है। ऐसे वो कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, जिम्मेदार नहीं बन पाएंगे। बाकी अब से आप जानो और आपकी दोस्त, मैं कुछ नहीं कहूँगी। रमेश ने शीतल को चुप तो करवा दिया, लेकिन शीतल की बातें उसके दिमाग में चल रही थी। इन्हीं ख्यालों में रमेश रात भर सो नहीं पाया। देखा जाए तो सुरेश ने कभी भी पैसे लौटाने की बात ही नहीं की, और ना कभी मेरी मदद की। और वैसे भी उसकी आदत इस तरह खराब हो रही है। अब तो उसके पास अच्छे पैसे, अच्छी नौकरी भी है, फिर भी वो आए दिन मुझसे पैसे मांगता ही रहता है। रमेश ने सुरेश को परखने का सोचा और अगले दिन सुरेश को मिलने बुलाया। क्या हुआ रमेश, इतनी जल्दी में बुलाया? कोई खास बात है क्या? तू टेंशन में लग रहा है। टेंशन की बात ही तो है भाई, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। मैंने शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए थे, रातों रात सारा पैसा डूब गया। मुझ पर लाखों का कर्ज हो गया है, गाड़ी, शीतल के गहने सब गिरवी रख दिए हैं। अब मेरे पास तो राशन खरीदने की भी पैसे नहीं है। ओह, तो अब क्या करेगा तू? मैं सोच रहा था अगर तू मुझे कुछ पैसे दे दे तो मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी।
जैसे ही सुरेश ने सुना कि रमेश बर्बाद हो गया है, उसका तो सुर ही बदल गया। तुझे पैसे दूंगा तो तू लौटाएगा कैसे? यार तूने शेयर मार्केट में पैसे लगाए, वो तेरी गलती है। तूने अपने पैसे डुबा दिए। पैसे तो मैं डुबा रहा था तुझे देकर। दोस्त समझकर मैं हमेशा तेरी मदद करता रहा, कभी किराया, कभी पार्टी, कभी शॉपिंग, और आज मेरा बुरा समय आया तो तूने साफ मना कर दिया। मैंने तो कभी तुझसे एक पैसे का हिसाब नहीं मांगा, और तू देने से पहले पूछ रहा है कि मैं लौटाऊंगा कैसे। शीतल ने सही कहा था, तू मेरी दोस्ती का फायदा उठा रहा था और मैं दोस्ती के नाम पर धोखा ही खा रहा था। याद कर सुरेश, तुझे मैंने अपने परिवार की तरह माना और तू एहसान फरामोश निकला। अच्छा हुआ मैंने आज तुझे आजमा लिया। आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती खत्म। रमेश का तो दिल टूट गया था। उसे सच्चाई तो पता चल गई, लेकिन दोस्ती की ऐसी दगाबाजी से वो दुखी रहने लगा। कई महीनों से वो सुरेश से मिला भी नहीं था, लेकिन उसका दुख फिर भी कम नहीं हो रहा था। चलिए खाना तैयार है। तुम खा लो, मेरा मन नहीं है। अब आप कब तक ऐसे दुखी रहेंगे? जिसे मैंने सच्चा दोस्त माना वो तो बस मेरा फायदा उठा रहा था। अब मैं कभी भी किसी से दोस्ती नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मत कहिए, मैंने आपको समझाया था। सुरेश भैया के मतलबी बन जाने में आपकी ही गलती थी। आप हर वक्त उनकी मदद करते रहते, इसलिए उनकी आदत बिगड़ गई। अगर आपने उन्हें पहले ही ना कहना सीख लिया होता और समझाया होता कि उन्हें जिम्मेदारी निभानी चाहिए, तो वो ऐसे नहीं बनते। और मुझे पूरा विश्वास है, एक ना एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वो सही रास्ते पर जरूर आएंगी। एहसास हो चुका है भाभी। अरे सुरेश भैया आप? हाँ भाभी, मैं रमेश और आपसे माफी मांगने आया हूँ। शीतल, इसे कह दो यहाँ से चला जाए, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। ठीक है, चला जाऊंगा भाई, बस एक बार मेरी बात तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना। एक बार सुन तो लीजिए, उन्हें क्या कहना है। ठीक है, बोल। उस दिन जो हुआ, तूने मुझे जो कुछ कहा वो सब मेरे दिमाग में घूमता रहा। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना मतलबी और घटिया इंसान बन गया हूँ, कि अपने बचपन के दोस्त का बस फायदा उठा रहा हूँ। लेकिन जब तूने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो मुझे अपने दोस्त की कमी खलने लगी। मतलब के लिए नहीं, बल्कि तेरे साथ के लिए। इसलिए मैं 2-2 नौकरियां करने लगा और पैसे जमा करने लगा। ये ले 50,000 रुपए। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैंने कभी तुझसे पैसे वापस लेने का सोचा तक नहीं। मैं जानता हूँ रमेश दोस्त, और जितना तुमने मुझे दिया है ना, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं धीरे धीरे तुम्हारे सारे पैसे भी लौटा दूंगा, और अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं अच्छा दोस्त बनकर दिखाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखिए जी, सुरेश भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप इन्हें माफ कर दीजिए। देखिए, आप भी इनके बिना नहीं रह सकते और ये भी आपके बिना नहीं रह पाए। सुरेश मेरा दोस्त। मुझे माफ कर दे दोस्त, मैं भटक गया था, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। आप भी मुझे माफ कर दीजिए भाभी। अरे सुरेश भैया, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, उसे रमेश कहते हैं। इस तरह सुरेश को अपनी गलती समझ में आ गई और दोस्ती का असली मतलब भी, और वो रमेश के साथ सच्ची दोस्ती निभाने लगा। रचना, ए रचना बहू, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? अरे भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? कभी तुम भी किचन का चक्कर लगा लिया करो। जाओ देख कर आओ बहू क्या कर रही है। कविता किचन में जाते जाते ही बोलती है। रचना, आज तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? हाथों पर मेहंदी लगाई हुई है क्या? मम्मी जी, सोकर लेट उठी थी ना, इसलिए देर हो गई। अगर आपको नाश्ते की इतनी ही जल्दी है तो आप बना लो ना, या फिर आपको सिर्फ हुक्म चलाना ही आता है? तू अपनी जुबान कम चला और हाथ ज्यादा चला। तेरे ससुर और अभिनव को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। अभिनव और रचना की शादी को कई साल हो चुके हैं। अभिनव की माँ कविता और पिता संजय भी उन्हीं के साथ रहते हैं, लेकिन हर घर की तरह सास बहू में किसी न किसी बात को लेकर नोक झोंक होती ही रहती है। एक दिन शाम को जब सभी खाना खा रहे थे, बहू, आज तूने सब्जी में नमक कम डाला है। घर में नमक खत्म हो गया था क्या?
मम्मी जी, जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो आप तो झांकने भी नहीं आती। हर कुछ कमी हो जाती है तो मुझे बातें सुनाती हो। सबके सामने झूठ क्यों बोल रही है बहू? मैंने ऐसी क्या बात सुना दी जो तुझे इतनी बुरी लग रही है? मम्मी, रचना दिन भर काम करती रहती है और आप उसे ताने सुनाती रहती हो। आप एक बात समझ लीजिए, रचना इस घर की नौकरानी नहीं है, इस घर की बहू है। उससे लड़ना बंद कर दीजिए प्लीज। अरे पर बेटा सुन तो। अभिनव अपनी माँ की बात सुने बिना ही वहां से चला गया और रचना भी उसके पीछे पीछे चली गई। अभिनव, आपको मम्मी जी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं दे रही थी ना उनकी बात का जवाब, तो आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मम्मी इस तरह तुमसे बात करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता रचना। उधर संजय और कविता भी अपने बेटे के बर्ताव पर दुखी थे। आज के बच्चों में संस्कार नाम की चीज ही नहीं रही। किस तरह बात कर रहा था अभिनव तुमसे? अरे मेरा बेटा तो बहुत संस्कारी था, पर जब से इस रचना से इसकी शादी हुई है ना, दिमाग खराब हो गया है। अब तुमने अभिनव का रवैया देख लिया ना। अब तुम आगे से उससे ऐसी कोई बात नहीं करना जिससे वो तुमसे बदतमीजी करे। ठीक कहते हो आप, अपनी इज्जत अपने हाथ में ही होती है। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इसी तरह कई दिन बीत गए। सासू बहू के बीच खींचातानी चलती रहती थी। एक दिन अभिनव और संजय ऑफिस से घर आए। रचना, एक गिलास पानी तो लाना। कविता पानी लेकर आती है। मम्मी, आप पानी लेकर आई हो, रचना कहाँ है? गई होगी कहीं घूमने। मुझसे पूछ कर नहीं जाती तेरी पत्नी। हाँ, कभी अगर मन किया तो बता जरूर देती है, लेकिन आज तो बताया भी नहीं मुझे। अरे छोड़ो ना कविता, बहू किसी काम से गई होगी, क्यों इतना बोल रही हो? अरे मैं कहाँ बोल रही हूँ, आपका बेटा पूछ रहा है तो मैं जवाब दे रही हूँ। वरना मुझे नहीं मतलब किसी से घर में कौन क्या कर रहा है। अगर इन साहबजादे से कुछ बोलो तो उल्टा अपनी माँ को ही सुना देता है दो बातें। इतने में रचना हाथों में सामान लिए घर में आती है। रचना, तुम माँ को बताए बिना कहाँ गई थी? अच्छा, तो माँ ने आती ही आपसे मेरी चुगली शुरू कर दी। मैं घर का राशन लेने गई थी। तो तू मुझे बता कर भी तो जा सकती थी ना। मम्मी जी, मैं आपको बताने आई थी लेकिन आप सो रही थी। अरे मैं सो ही तो रही थी, मर थोड़े ना गई थी। जो तू मुझे उठाती तो मैं उठ ना पाती। मम्मी जी, आपको ना किसी भी तरह से चैन नहीं है। अगर मैं आपको सोते से उठा देती तो आप इस बात पर मुझसे लड़ती कि मैंने आपको क्यों उठा दिया, और अभिनव के घर में आती ही आप उनसे मेरी चुगली करने लगी। मैंने कोई चुगली नहीं लगाई, पूछ ले अपने पति से। मैंने तो वही कहा जो सच है। बस करो मम्मी, आप रचना को परेशान करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो। अब क्यों लड़ती हो इससे? ये घर का राशन ही तो लेने गई थी ना। अगर ये नहीं जाती तो आपको जाना पड़ता। बेटा अभिनव किस तरह से बात कर रहा है अपनी माँ से? और रचना भी तो बोल रही है, उसे भी तो चुप करा, या सिर्फ अपनी मम्मी को ही बातें सुनाता रहेगा? पापा, रचना मम्मी के बारे में कभी कुछ नहीं बोलती, लेकिन पता नहीं क्यों मम्मी इसके पीछे पड़ी रहती है। आप मम्मी को बोल दीजिए कि रचना से दूर रहे। अभिनव का इतना तीखा व्यवहार देखकर सभी दंग रह जाते हैं। रात में अभिनव छत पर अकेला बैठा होता है, तभी संजय उसके पास जाकर बोलता है। बेटा क्या कर रहे हो अकेले छत पर? कुछ नहीं पापा, मौसम अच्छा हो रहा है तो बस बैठ गया। बेटा तू अपनी मम्मी से थोड़े नर्म लहजे में बात किया कर। तेरी पत्नी और तेरी मम्मी का रिश्ता ही ऐसा है, वो कितना भी चाहे कि लड़ाई ना हो, फिर भी थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर घर में होती ही रहती है। पापा, लेकिन माँ जानबूझकर रचना से उलझती है। अभी शाम को ही देख लो, उन्होंने कितना सुनाया रचना को। बेटा रचना भी तो बराबर जवाब दे रही थी ना, वो भी तो चुप नहीं हो रही थी। घर में 4 बर्तन है तो आपस में बचती ही है। तू दोनों को समझा दिया कर, नहीं तो फिर मेरी तरह चुप रहा कर। पिता के इतना समझाने पर भी अभिनव को बिल्कुल अकल नहीं आई। वो अभी भी हर बात में अपनी पत्नी की ही साइड लेता। फिर झगड़ा छोटा होता या बड़ा, अपनी माँ का कभी साथ नहीं देता था। अभिनव के इस रवैये से उसके मम्मी पापा दोनों ही परेशान थे। सुनिए जी,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे नालायक बेटे को जन्म दूंगी। ये तो अपनी पत्नी के आगे किसी की भी नहीं सुनता। हाँ कविता, सही कह रही हो तुम। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसको रचना के अलावा कुछ भी दिखाई ही नहीं देता। मैं ये नहीं कह रही कि हर बार मैं ही सही होती हूँ, लेकिन कुछ गलती इसकी पत्नी की भी तो होती है। इसको वो तो कभी नजर नहीं आती। कैसे समझाऊं मैं इसे? इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन कविता के हाथ से कांच की प्लेट टूटकर गिर जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? आपके हाथों में जान नहीं है क्या? कर दिया ना सुबह सुबह नुकसान। तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? ये प्लेट तू अपने मायके से लाई थी क्या? देखिए मम्मी जी, अपने घर की लड़ाई में मेरे मायके वालों को मत घसीटा करो, समझी आप? मैं तो समझ गई, तू कब समझेगी कि ससुराल में जुबान कम और काम के लिए हाथ ज्यादा चलाने चाहिए। इस घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, तो तब आपको क्यों नहीं दिखाई देता जो बार बार हाथ चलाने की बात करती हो? आप मुझ पर ध्यान देने के बजाय घर पर ज्यादा ध्यान दो तो लड़ाई कम होगी। सास बहू की लड़ाई की आवाज सुनकर अभिनव और संजय भी आ जाते हैं। अरे अब बस करो तुम दोनों, किस बात पर युद्ध हो रहा है सास बहू में? क्या हुआ रचना, मम्मी ने कुछ कहा क्या? अपनी मम्मी से ही पूछ लो ना, क्यों सुबह सुबह मेरे मायके वालों को बुरा भला कह रही है। ये बोलकर रचना रोते हुए वहां से चली जाती है और अभिनव गुस्से में अपनी माँ से कहता है, मम्मी, मना किया था ना आपसे कि आप रचना से नहीं लड़ेंगी। अरे मैं नहीं लड़ी बेटा, वो मुझसे लड़ रही है। मम्मी, आपको लगता है कि मैं अब भी आपकी बातों पर भरोसा कर लूंगा? वो यहाँ से रोते हुए गई है, मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे हैं। बेटा, पत्नी की आंखों में आंसू देखकर तूने अपनी मम्मी को गलत मान लिया। हो सकता है कि इस बार रचना ने ही तेरी मम्मी से कुछ कहा हो। अभिनव बार बार अपनी पत्नी की वजह से अपने माता पिता को बातें सुनाता रहता और वो दोनों उसे समझाते रहते। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो संजय ने पूछा, बेटा, इस लड़ाई को यहीं खत्म कर और ये बता कि तू चाहता क्या है। इस लड़ाई से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, या तो आप ये घर छोड़ दे या फिर मैं रचना को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। बेटा, ये घर हमने तेरे लिए बनाया था, तू कहीं मत जा, हम ही चले जाते हैं। अभी तेरे पिता के अंदर इतनी ताकत है कि वो खुद कमाई करके खा सकता है। अभिनव के माता पिता घर छोड़कर चले जाते हैं। कैसे नालायक बेटे को जन्म दिया है हमने, जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। रो मत कविता, हमारी किस्मत में यही लिखा था। बस प्रार्थना करो कि हमारा बेटा और बहू खुश रहे। उधर अभिनव रचना को खुश होकर ये खबर सुनाता है। रचना, अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। मम्मी पापा ये घर छोड़कर चले गए हैं। क्या? मम्मी पापा घर छोड़कर चले गए? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने कहा कि वो ये घर छोड़कर चले जाए। अरे तभी तो हम इस घर में आराम से रह सकते हैं। मुझे यकीन नहीं होता अभिनव कि तुम इतने स्वार्थी निकलोगे। तुमने अपने सगे माँ बाप को घर से निकाल दिया, वो भी मेरी वजह से। अब मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड में नहीं रह सकती। अरे ये क्या कह रही हो रचना? मैंने तुम्हारी वजह से अपने मम्मी पापा को घर से जाने पर मजबूर किया और तुम भी मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी? हाँ अभिनव, क्योंकि तुमने अपने मम्मी पापा का साथ नहीं दिया तो मेरा साथ क्या दोगे? अरे छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर वालों को घर से निकाल दो। कल तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया तो तुम उसके लिए मुझे इस घर से निकाल दोगे। जो बेटा अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या होगा? अभिनव की इस हरकत पर रचना भी घर छोड़कर चली गई और अभिनव इतने बड़े घर में अकेला ही रह गया। अभिनव वो पल याद करने लगा जब उसने अपने माता पिता को घर से निकाला था।